Hello everyone, welcome again to online session of monologue classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 11th February 2025. आज हम डिस्कस करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज और हमारी पहली न्यूज है बीजेपी स्काउटिंग फॉर न्यू सीएम इन मणिपुर ऑफर बीरेन्स एग्जिट। तो देखिए यहाँ पर मिस्टर बीरेन सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर थे मणिपुर के। अब उनसे जो बीजेपी की हायर लीडरशिप है उन्होंने उनसे रेजिग्नेशन मांगा। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और रेजिग्नेशन देने के बाद उनके जो रेजिग्नेशन है उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। तो एट प्रेजेंट टाइम ही इज नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। अब अगर हम कुछ इंटरनल सोर्स देखें कि उन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दिया है या उसके पीछे क्या कारण थे, तो उसके पीछे एक मेन कारण ये समझ में आता है कि जो 1.5-2 साल पहले से मणिपुर में हिंसा चली आ रही है दो कम्युनिटी के बीच में, जो कि मैती और कुकी कम्युनिटीज हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था जिससे बहुत सारे लोगों की वहां पर डेथ हो गई है। उसी को वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाए, उसका एक रीजन ये भी माना जा रहा है। अभी जो बीजेपी के इंचार्ज हैं मिस्टर संबित पात्रा जी, वो वहां पर हैं और उन्होंने वहां पर काफी एमएलओ से जो है मुलाकात की है 1 to 1। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि कांग्रेस ने वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाने का विरोध किया है। तो जैसा कि अब मिस्टर ब्रेन वहां पर सीएम नहीं है और कोई नया चेहरा वहां पर सीएम बनेगा, तो कांग्रेस ने कहा है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगना चाहिए। अगर हम ब्रीफ में प्रेसिडेंट रूल को समझते हैं तो प्रेसिडेंट रूल के से संबंधित प्रोविजंस जो हैं वो आर्टिकल 356 में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। और प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब गवर्नर एक रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, या किसी और तरीके से प्रेसिडेंट को ये लगता है कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो वहां पर प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर देगा। और जैसे ही प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर देगा तो वहां की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, मींस जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पावर काफी हद तक कम हो जाती है और सारा जो स्टेट है वो गवर्न होता है प्रेसिडेंट के रूल के अनुसार। अब हम आते हैं अपनी दूसरी न्यूज पर। Why were you silent about bills? सुप्रीम कोर्ट आस्क तमिलनाडु गवर्नर। तो जैसे कि ये न्यूज हमने कल भी आपके साथ डिस्कस करी थी, तो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं मिस्टर RN रवि जी, इनसे पूछा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप 1.5-2 साल तक आपने जो बिल आपको दिए थे साइन करने के लिए, आपने उन पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया, तो ऐसा आपने क्यों किया? अब अगर हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट समझें तो पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये कहता है कि जब कोई भी बिल लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के द्वारा पास किया जाएगा तो वो बिल गवर्नर के पास आएगा और गवर्नर के वहां पर पास कुछ ऑप्शन होते हैं। और पहला ऑप्शन होता है कि या तो वो अपनी एसेंट देंगे या कंसेंट देंगे उस बिल को, और अगर गवर्नर ने उस बिल पर अपनी कंसेंट दी तो वो बिल क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। या अपनी कंसेंट को विद होल्ड करेंगे, यानी कि वो कहेंगे कि मैं कंसेंट देना नहीं चाहता, या वो क्या करेंगे कि अपने कुछ सजेशंस अगर देना चाहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप इस कानून में ये अमेंड कर लीजिए। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी सजेशन गवर्नर देंगे स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर उन सजेशन को मानने के लिए बिल्कुल भी कानूनी तौर पर बाउंड नहीं होती है। अब अगर गवर्नर ने सजेशन दिया और स्टेट लेजिस्लेचर ने उन सजेशन को मान लिया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी माना और फिर दोबारा से वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर ने पास करके गवर्नर के पास भेज दिया, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर बाउंड होता है उस बिल पर साइन करने के लिए। और एक ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन होता है गवर्नर के पास वो ये होता है कि वो ऐसे किसी भी बिल को प्रेसिडेंट को रेफर कर देगा कि अब प्रेसिडेंट इस पर डिसीजन लेंगे कि क्या उस पर बिल पर वो साइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो जब तक उस बिल पर साइन प्रेसिडेंट नहीं करेंगे तब तक वो बिल ही रहेगा और वो एक्ट नहीं बनेगा। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्या चल रही है कि यहाँ पर मिस्टर RN रवि जी ने 2 साल तक उन बिल पर कोई साइन नहीं किया। दूसरी बात, 2 साल के बाद इन्होंने 10 बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को लौटा दिया। तो यहाँ पर उनका जो ये 2 साल तक रखने का जो सवाल था
उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया है कि आप बताइए कि आपने बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के 2 साल तक अपने पास इन बिल को क्यों रखा। अब इसकी कंट्रोवर्सी क्या चल रही है कि देखिए, जो तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेचर है वो ये चाहती है कि जितने भी वाइस चांसलर अपॉइंट होते हैं स्टेट की यूनिवर्सिटीज में, वो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर ये चाहती है कि गवर्नर का कोई भी रोल ना हो। लेकिन गवर्नर क्या चाहते हैं, गवर्नर ये चाहते हैं कि जो भी वाइस चांसलर अपॉइंट होगा उसके लिए एक सर्च कमेटी बनती है और उस सर्च कमेटी में यूजीसी का एक यूजीसी चेयरमैन का एक नॉमिनी पर्सन होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर ये चाहती है कि इसमें गवर्नर का कोई इंटरफेयर ना हो और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसके वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट है वो पूरी तरह से चीफ मिनिस्टर के हाथ में आ जाए। इसी पर वहां पर कंट्रोवर्सी चल रही है, किसके बीच में, गवर्नर के बीच में और चीफ मिनिस्टर के बीच में या स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। CSR फंड्स स्कैम, SIT फॉर्म टू प्रोब 34 केसेस अक्रॉस केरला। तो केरला में क्या हुआ है, केरला में जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का फंड होता है उससे संबंधित स्कैम हुआ है और जिसमें ऐसा लग रहा है कि 37 करोड़ रुपए का ये स्कैम है, जिसमें 34 केसेस जो है रजिस्टर कर दिए गए हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा अगेंस्ट द कल्प्रिट। अब अगर हम समझे CSR क्या है, तो CSR से संबंधित, CSR की फुल फॉर्म होती है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जब कोई भी कंपनी बनती है तो किसी भी कंपनी का मेन पर्पस होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। अब अगर कंपनी बनी है और वो प्रॉफिट अर्न कर रही है तो कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी सोसाइटी से ही प्रॉफिट अर्न करती है और कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को हार्म भी पहुंचाती है, जैसे एनवायरमेंट पॉल्यूशन करना या किसी और फॉर्म में पॉल्यूशन करना, बी इट वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन etc। अब इसीलिए सेक्शन 135 कंपनी को एक्ट का ये कहता है कि कोई भी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए है और जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ऐसी कंपनी के पार्ट पर ये लीगल ड्यूटी है कि वो जो भी लास्ट 3 ईयर में उसने प्रॉफिट कमाया है उसका 2% वो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटी पर खर्च करेगी। अब ये एक्टिविटी कौन सी है, तो ये एक्टिविटी कंपनी एक्ट के 7th शेड्यूल में दी गई है, जिसमें कुछ इलस्ट्रेशन के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे इरेडिकेशन ऑफ हंगर, पॉवर्टी और मेडिकल असिस्टेंस टू द पुअर पीपल, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, इस तरह की एक्टिविटीज हैं। अब कंपनी तो पैसे दे देती है अपनी CSR एक्टिविटीज के लिए, लेकिन जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो वहां पर स्कैम करते हैं। और इसी तरह का एक केस जो है वो केरला में देखने को मिला है, जिसमें कि 37 करोड़ रुपीस का स्कैम पाया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। केरला कैबिनेट गिव्स नोट टू ड्राफ्ट बिल फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो देखिए, केरला ने भी अपने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक बिल पास किया है जिसमें केरला ने ये कहा है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो हमारे देश, हमारे स्टेट में भी खोली जा सकती हैं। अब इसमें क्या है, अभी ये बिल है, कानून नहीं बना है। इसका प्रोविजन क्या है, इसका प्रोविजन ये है कि उन्होंने एक कंडीशन रखी है कि जो भी पर्सन हमारे यहाँ पर स्टेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलना चाहता है वो खोलेगा, लेकिन उसको 40% सीट जो है वो केरला के स्टूडेंट के लिए रिजर्व करनी पड़ेंगी। और दूसरी उनका जो डिमांड है या जो कानून का पार्ट है वो ये है कि जो SC ST लोगों को रिजर्वेशन मिलता है एट प्रेजेंट, वो सारा रिजर्वेशन भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी एप्लीकेबल होगा। और जो यूनिवर्सिटी की अदर रिक्वायरमेंट है एज पर UGC वो उसको फॉलो करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नीति आयोग रिपोर्ट सीक्स मोर फंडिंग फॉर हायर एजुकेशन। तो नीति आयोग जो है, जिसका नाम पहले होता था प्लानिंग कमीशन, उसने कहा है कि जो हायर एजुकेशन है उसका बजट बढ़ा दिया जाना चाहिए और हायर एजुकेशन पर हमें ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता है। अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर एक पहला स्टेट है जो अपनी GDP का हाईएस्ट परसेंटेज खर्च करता है किस पर, हायर एजुकेशन पर। कितना खर्च करता है वो,
8.11% ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब अगर आगे देखेंगे, फॉलोड बाय मणिपुर, मणिपुर खर्च करता है अपनी जीडीपी का 7.25, मेघालय 6.64, त्रिपुरा 6.19। ठीक है, अब महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है हमारे देश का जिसका हायर एजुकेशन का बजट सबसे ज्यादा है, और ये बजट है उसका 11,421 करोड़ रुपीस। ठीक है, फॉलोड बाय बिहार, बिहार का है 9,666 करोड़ रुपीस, एंड तमिलनाडु का है 7,237 करोड़ रुपीस। सबसे कम जो कम खर्च करने वाला स्टेट है अपनी जीडीपी का, वो है तेलंगाना, और तेलंगाना अपनी जीडीपी का केवल 0.8% ही खर्च करता है हायर एजुकेशन पर। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर, और नेक्स्ट न्यूज है हमारी, मोदी अराइव्स इन फ्रांस फॉर एआई समिट टॉक्स विद मैक्रोन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की यात्रा पे हैं, और आज उन्होंने वहां के जो उनके काउंटर पार्ट है मिस्टर मैक्रोन, उनसे भी मुलाकात की। वो गए हैं एआई समिट में भाग लेने के लिए, जिस पर यह चर्चा होगी कि एआई से कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है और एआई से होने वाले जो लॉसेस हैं उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आज के टाइम में एआई है, वो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो समय की एक डिमांड है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि एआई से जो होने वाले बैड इफेक्ट हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। मैक्रोन से मिलने के बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, जहां की वो बहुत सारे अपने जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उन पर मिस्टर ट्रंप के साथ चर्चा करेंगे। So dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.